अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार करिए। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में इसका शुमार किया जाता है और खास तौर पे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में मालियाती आलूदगी के हवाले से नंबर 1 पे अगर किसी शहर का काउंट आता है तो वो शहर फैसलाबाद है। वजह यह बताई जाती है कि यहाँ पे बहुत सारा, क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है, तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल हब होती है वहाँ पे इंडस्ट्री का वेस्ट जो है और इसके साथ साथ उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो है वो काफी हद तक परेशान कर देता है, माहौलियाती आलूदगी जो है उसको फैलाने का सबब बनता है। बहुत दफा महकमा माहौलियात जो है वो एक्टिव भी हुआ है और बहुत सारी मिलों के अंदर जाके, बहुत सारे फैक्ट्रियों के अंदर जाके जिनकी चिमनियों से धुआं निकलता है उनको एसओपीज के मुताबिक चेक भी किया गया। अब तरीका वारदात क्या होता है कि चिमनियों के आगे फिल्टर्स लगाए जाते हैं जिनका मकसद ये होता है कि ऐसे वेस्ट और ऐसा धुआं फिजा में ना जाए जिससे इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचता है। लेकिन ये फिल्टर जो हैं वक्तन फवक्तन चेंज करने पड़ते हैं और अगर इनका इस्तेमाल तवातर से किया जाए तो इसको कुछ ही देर बाद चेंज करना पड़ता है और अच्छे खासे महंगे फिल्टर्स होते हैं। तो ये फैक्ट्री मालकान तरकीब क्या इस्तेमाल करते हैं कि ये वक्ती तौर पे फिल्टर लगा देते हैं। जब वो कोई भी महकमा माहौलियात का अफसर या कोई दीगर अफसर जो हैं वो विजिट पे आए तो उनको दिखाने के लिए फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाते हैं तो वहां से फिल्टर्स को हटा दिया जाता है ताकि बार बार परचेज करके उन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़ सके। और इसके साथ साथ जो वाटर है उसको भी डिस्पोज ऑफ करने का कोई मुनासिब तरीकाकार ना होने की वजह से जेर जमीन पानी बहुत सारे इलाकों का खारा हो चुका है, बहुत सारे इलाकों का खराब हो चुका है। वैसे ही जेर जमीन पानी जो था फैसलाबाद का वो खारा था, लेकिन इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट मिलने की वजह से वो जहरीला भी होता चला जा रहा है। तो हम महकमा माहौलियात जो हैं उनको और इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली जो हैं उनको कहेंगे, गुजारिश करेंगे उनसे कि इस मामले के ऊपर नोटिस लें, क्योंकि ये इस कदर माहौलियाती आलूदगी बढ़ चुकी है कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान फैसलाबाद का खास तौर पे अब एक नाम बन चुका है। लेकिन वो नाम जो है वो माहौलियाती आलूदगी की वजह से बना है, कोई मुस्बत अंदाज में काम करने के लिए या कोई इंडस्ट्रियल हब के लिए नहीं पहचाना जाता। इंडस्ट्रियल हब के लिए पहचाना जाता है लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर इसके साथ साथ ज्यादा पहचान अगर इसकी होती है तो वो माहौलियाती आलूदगी की वजह से होती है। और शायद यही वजह थी कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है उन्होंने ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान पूरे भर के अंदर उन्होंने एक मुहिम चलाई। कल जो टाइगर फोर्स बनाई गई थी, टाइगर फोर्स डे मनाया गया और मेन उसका मकसद था वो ये था कि शजरकारी पूरे पाकिस्तान के अंदर की जाए और की भी गई। ना सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान ने की बल्कि इसके साथ साथ जितने भी एमपी एमएनए साहिबान थे उनको भी टास्क दिया गया कि जहां पे वो मौजूद हैं अपने हलकों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जाके प्लांटेशन करें ताकि क्लीन एंड ग्रीन की मुहिम जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके और पाकिस्तान को सरसब्दो शादाब बनाया जा सके। कहने को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि शजरकारी करने से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी अमाउंट कम होती है, ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ती है और हमारा जिस्म खाने के बिना रह सकता है, पीने के बिना रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। तो हमें ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करनी चाहिए, सरसब्जो शादाब अपने मुल्क को बनाना चाहिए। इससे सेहतमंद माहौल जो है वो इंसान दोस्त माहौल पैदा होता है। तो आज इसी चीज पे जनाब गुफ्तगू करने के लिए हमने कुछ खास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान हैं, उनको हमने दावत दे रखी है अपने शो के अंदर। हमारे साथ डॉक्टर सज्जाद रंधावा मौजूद होंगे जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पीटीआई फैसलाबाद हैं और उनके साथ साथ हाफिज अताउल्ला मौजूद हैं जो कि तहसील सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो आप दोनों को सर वेलकम करते हैं। पहले मैं चाहूंगा सज्जाद साहब की तरफ चलें और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करें। सज्जाद साहब, क्या कहेंगे आप? अगर शहर फैसलाबाद की बात की जाए, शजरकारी मुहिम चलाई गई लेकिन कैमरे को दिखाने की हद तक चलाई गई, एक दो प्लांट्स लगाए जाते थे और उसके बाद एमपी एमएनए अपनी जिम्मेदारी पूरी समझते थे, घरों में चले जाते थे। प्रॉपर मुहिम क्यों नहीं चलाएगी? यानी जितने भी स्कूल्स हैं, जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी आपके मोहल्ले में इर्द गिर्द खाली जगह हैं, वहां पे प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए थी और सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में प्लांट्स लगाए जाने थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही देखने में मिला कि वजीर आजम की हदायत पे प्लांट लगाया जाता था और लगाने के बाद मुतलका एमपी एमएनए गायब हो जाता था। शुक्रिया नान, आपने मौका दिया कि अपनी जमात का मौक़िफ़ मैं आपके साथ पेश कर सकूं।
हनान, मैं आपको थोड़ा सा पीछे, मतलब आज से 30-35 साल पीछे जो है ना वो लेके जाना चाहूँगा। जब मैंने अपनी मतलब बचपन गुजारा तो मैंने देखा कि पाकिस्तान या फैसलाबाद जो है ना वो ग्रीन और पुररौनक था, ग्रीन और पुरफजा एरिया था, फैसलाबाद का भी और पूरे पाकिस्तान का भी। उस वक्त के लोग इतने ज़िम्मेदार थे कि मैं ये समझा था, क्योंकि मेरा पस मंज़र थोड़ा सा गांव से है, तो लोग सड़कों पे या नहर के किनारे लगे हुए दरख्तों से मसवाक तोड़ के मसवाक करना भी जो है ना वो उसको थोड़ा सा बर्डन या जुर्म समझते थे कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि लोगों को एहसास जिम्मेदारी खत्म हो गया और ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट में जो पिछली 30-35 साल की गवर्नमेंट थी उसने भी ये नहीं निभाई कि वो लोगों को कोच कर सके, लोगों को बता सके कि ये दरख्त जो है ना ये हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए कितना ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता दरख्त कटते गए, दरख्त नहरों के किनारे पे, शाहरानों पे किनारों पे या एग्री लैंड्स में हाउसिंग सोसाइटियाँ उनको कट करके बनती रही। एक स्टेज ये आई कि ये इतना पॉपुलेटेड, जैसे इतना पॉल्यूशन वाला सिलसिला बन गया फैसलाबाद में कि जैसे आपने कहा कि ये पाकिस्तान में सबसे एक नंबर पे पॉल्यूटेड एरिया चला गया। उसकी वजह यही हुई कि दरख्त कम होते गए और पॉल्यूशन, इंडस्ट्री की बाकी चीज़ों की जो है ना वो पॉल्यूशन बढ़ती गई। जैसे पिछले दिनों 2-3 साल में आपने देखा होगा कि आपको स्मोक का सामना रहा। वो स्मोक भी उसी वो 20-25-30 सालों के जो निगलिजेंस का नतीजा था, जिससे दरख्त कम हुए और इंडस्ट्रियल जो है ना वो पॉल्यूशन जो है ना वो बढ़ी। तो इस चीज़ को देखते हुए जो क्योंकि मेरा कायद जो है वो दूर अंदेश एक लीडर है और वो देखता है कि आज से 10-20-30-40 साल बाद पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उन्होंने शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। जो कि शजरकारी मुहिम का आगाज़, आप तो ये कह रहे हैं कि स्कूल लेवल पे मैं कह रहा हूं कि वो ग्रास रूट लेवल पे हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई, कल बेसिकली ये शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। कल की डेट में 35 लाख पौधे लगाए गए, पूरे पाकिस्तान में 35 लाख पौधे लगाए गए। उनमें ये कल इब्तिदा की गई। सर, अगर शहर फैसलाबाद की बात की जाए जी तो आपका क्या कहना है, कितने प्लांटेशन की गई है फैसलाबाद? यहाँ पे 1 लाख के करीब प्लांटेशन कल के सिलसिले में पूरे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में की गई होगी। वो मुख्तलिफ लोगों को जो गई होगी या की गई है, क्योंकि सर्वे के मुताबिक जी की गई है। जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 1 लाख के करीब प्लांटेशन की गई, जिसमें हमारे MNA MP हजरात, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले, हम तंजीम वाले, कल मैंने मेरी 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 1 लाख पौधा लगाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जी, मैं आपको कह रहा हूं कि आप उसको अगर काउंट करेंगे ना जी, देखिए कितने सेगमेंट्स हैं। हमारे MNA MPA हजरात ने हर लेवल पे उसको किया। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल, कॉलेजेस, और उसके अलावा जो हमारी जिम्मेदारी थी PTI ज़िले तंजीम के हवाले से, उसमें भी हमने अपने अपने लेवल पे, सारे यूनियन काउंसिल लेवल पे, कल हमारी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद और तहसील लेवल की जो कमेटी थी, उन्होंने मेरे डेरे इंसाफ हाउस पे इसको आगाज़ किया और हमने ये अदा किया कि PP 106 जो कि मेरा हल्का है उसमें इंशाल्लाह हमको 50,000 के करीब दरख्त लगाएंगे, जो एक टारगेट तय किया गया। इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि बहुत खुशाइंद बात है। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने हमें एक टारगेट दिया है कि इतने प्लांट होने चाहिए ताकि आने वाले 10-15 सालों में पाकिस्तान सरसब्ज़ो शादाब हो, वो हदफ को हम पूरा कर लेंगे। बिल्कुल जी, पूरा करना भी चाहिए, क्योंकि इंसान दोस्त माहौल अगर हम बनाएंगे तो अपनी कौम को जो है तंदुरुस्त व तवाना रख पाएंगे। हमारे साथ हाफिज अताउल्लाह साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। आप साहब, आप क्या कहेंगे कि जो कल प्लांटेशन का अमल जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी किया गया, इस हवाले से कुछ बताइएगा। मखसूस खास तौर पे शहर फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो आपने भी ज़रूरी तौर पे कल इस अमल में हिस्सा लिया होगा, तो हमें बताइएगा आपकी तरफ से कितने प्लांट्स लगाए गए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नान बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, City 41 का बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने अपने लीडर का विज़न आपके सामने, जो उनकी सोच है, उसका पब्लिक को बताने के लिए आपने हमें मौका दिया। तो उसमें बेसिकली ये हमारे लीडर जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की उस काविशों की कंटिन्यूशन है जो उन्होंने
2013 से 2018 तक जो KPK में जो शुरू की गई थी शजरकारी मुहिम, जिसको वो बिलियन या सुनामी प्रोजेक्ट कह रहे थे, उसी की कंटिन्यूशन है। पहले वो KPK में थी, अब ये सारे पाकिस्तान में लॉन्च की गई है। हमारा अलमिया ये है कि बेसिकली किसी भी मुल्क में, किसी भी मुआशरे में, उस मुआशरे को सरसब्ज़ो शदाब करने के लिए कम से कम 25 से 30% जंगलात होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले वो 5% था, लेकिन अब वो कम होता हुआ 1 से 2% रह गया। तो जंगलात हम मतलब स्कूल में और कॉलेजेस में एक एसेज पढ़ते होते थे कि जी जंगलात के फ़वाइद बयान करें। तो उसमें ये मतलब हर पाकिस्तानी बच्चे को पता है कि जंगलात के क्या फ़वाइद हैं। लेकिन फ़वाइद जानने के बावजूद भी डिफॉरेस्टेशन जो है वो नहीं रोकी जा रही, जंगलात को काटा जा रहा है। हालांकि बैन भी है मुख्तलिफ जगहों पे दरख्तों को काटना, इसके बावजूद जो है वो दरख्त वहां पे काटे जा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से उसकी जो तजारत है वो की जा रही है। करोड़ों रुपए नहीं बल्कि अरबों रुपए मेरा ख्याल है इस इंडस्ट्री से छापे जा रहे हैं लोगों की जान से। तो इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू प्लांटेशन के हवाले से उनके साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार हैं, आपने कल कितने प्लांट लगाए? देखिए जी, कल जो बुनियादी तौर पे प्लांट लगाए वो तो 5-7 लगाए हैं हमने क्वेटे, लेकिन चूंकि 2-3 जगह पे मेरे हलके में ही ये शजरकारी के सिलसिले में लोगों को मोटिवेट करने के लिए फंक्शन थे। एक डिचकोट में फंक्शन था, दूसरा मेरे डेरे पे था, उसके बाद यहाँ पे सिटी में आके नवल्टी पुल पे वहाँ किया। कल बेसिकली जो लोगों को हमने मोटिवेट किया ना, क्योंकि हम 2-3 जगह पे एज ए नुमाइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम जा सकते थे, 3 जगहों पे हमने वो 5-5, 7-7 प्लांट लगाए। ठीक है, लेकिन टोटल प्लांट्स जो थे वो कितने लगाए गए आपकी तरफ से? टोटल प्लांट कितने लगाए गए कल वाले सीन में? कल में कोई तकरीबन को 500 के करीब जो है ना वो मेरे यही मैं क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा था। अगर आपकी तरफ से 500 प्लांट्स लगाए गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPN MNAs की बात की जाए तो शहर फैसलाबाद के अंदर तकरीबन 8 से 10 MP MNAs होंगे। जी ठीक है। अब 8 से 10 MPAs और तकरीबन बाकी भी ओहदेदार मिला के देखे जाएं तो 20, 25, 30 या 40 हो जाते होंगे। अगर पर बंदे ने भी 500 प्लांट्स लगाए हों तो आप इमेजिन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 20,000 प्लांट्स लगे होंगे। 1 लाख प्लांट्स का टारगेट आपने कैसे अचीव किया? सबसे ज्यादा प्लांट्स किसने लगाए? मैं आपको बताता हूं। देखें, आप वो काउंट पूरा कर लेना जी। बेसिकली आप सिर्फ MNA MPAs को गिन रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप MNA MPAs को गिने उसके बाद हमारी ज़िलाई तंजीम को गिने, हमारे तहसील लेवल की तंजीम को गिने, हमारे यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारा जो सारा नेटवर्क है उसको गिने, एडमिनिस्ट्रेशन को गिने, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटी उसमें गिने। ये सारा जब आप काउंट करेंगे ना सारे सिलसिले को तो डेफिनेटली जो हम आपको फिगर कह रहे हैं 1 लाख के करीब उसके इर्द गिर्द बिल्कुल हम पहुंचे होंगे। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आप एज ए पॉलिटिकल सिनेरियो में देख रहे हैं कि MNA MPAs। मैं सर बाकी ओहदेदारों की बात कर रहा था कि कोई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी होता है, कोई सेक्रेटरी होता है, कोई सदर होता है, कोई चेयरमैन होता है, तो इन तमाम को भी मिला के कितने ओहदेदार होंगे जिन्होंने लगाया? मैं तो कह रहा हूं कि हमारे ज़हन में कल जो हमने एक एजेंडा लेके गए थे, हमारे ज़हन में कल था कि हमने 1 लाख प्लांट फैसलाबाद, जिला फैसलाबाद की बात कर रहा हूं, जिसमें 6 तहसीलें हैं फैसलाबाद की और सिटी का एरिया है। सारा इतना बड़ा पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। इसमें इतना बड़ा एरिया है। इस एरिया में 1 लाख प्लांट जो है ना, आप उसको सारे ओहदेदारों को ग्रास रूट लेवल पे आप अगर करें तो मेरे ख्याल में अगर 500 के करीब भी हर बंदे ने लगाए होंगे तो डेफिनेटली इतने लोग हमारे चेन में बनते हैं। पॉलिटिकल लोग, MNA MPA, टिकट होल्डर्स, उसके बाद हमारी ज़िलाई तंजीम, तहसील की तंजीम, यूनियन काउंसिल की तंजीम, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, AC साहिबान, DC साहिबान, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स। तो मैं ये बिल्कुल होपफुली आपको कंफर्म कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 लाख के करीब जो है ना वो कल लाजमी हमने प्लांटेशन। चलिए जी, हम उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर भी आप इसी तरह प्लांटेशन को जारी रखेंगे और फैसलाबाद को सरसब्जो शादाब बनाया जाएगा। जनाब, अखुवत फाउंडेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
ये कहा जाता है कि कोई भी शख्स हो, अगर वो क्रिएटिव होता है तो वो पूरे मुल्क को संवार सकता है। तो अखुवत फाउंडेशन के जो बानी हैं, खासतौर पे डॉक्टर अमजद साहब, अगर उनकी बात की जाए तो वो एक बड़े ही क्रिएटिव बंदे हैं और कर्जे हंसना और इसके साथ साथ बिला सूद कर्ज की फराहमी जो है वो गरीब लोगों को की जाती है। अब इसके पीछे आइडिया क्या था? इसके पीछे आइडिया यह था कि ऐसा कोई शख्स जो कि अपना कारोबार खुद से शुरू करना चाहता हो लेकिन उसके पास इनकम मौजूद नहीं, तो वो अपना कारोबार भी शुरू कर सकता है। उसके साथ साथ जरूरत की चीजें अगर वो खरीदना चाहता हो तो वो भी उस कर्ज के साथ अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकता है। तो ये एक बड़ा ही इनिशिएटिव अच्छा था जो कि लिया गया था अमजद साहब की जान से, और यही वजह है कि अखुवत पूरे पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट इस वक्त कर चुकी है। चाहे वो कोई भी शहर हो पाकिस्तान का, उसके अंदर अखुवत जो है वो काफी हद तक पेनिट्रेट कर चुकी है। तो अमजद साहब जो है वो बड़े क्रिएटिव माइंड के बंदे। अब उन्होंने एक नए इनिशिएटिव के साथ अखुवत फाउंडेशन को चलाना चाहा है, जिसके अंदर स्कूल्स और यूनिवर्सिटी को भी बनाया जाएगा और उस स्कूल और यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे बच्चों को तालीम दी जाएगी जो कि मुस्तहिक होंगे। तो ये तमाम चीजों के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने खास तौर पे अमजद साहब को अपने शो के अंदर दावत दे रखी है और अमजद साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद होंगे, उनको वेलकम करेंगे और खास तौर पे कुछ सवाल होंगे जो कि मेरे ज़हन में उनसे पूछना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन जी आमीन, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, बल्कि सेहतमंद रखे और तंदुरुस्त रखे, क्योंकि आप बहुत वो शख्स हैं जिससे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके होने से मुस्तफीद हो रहे हैं और आने वाले वक्त में भी हमारी नौजवान नस्ल भी इससे मुस्तफीद होगी। पढ़ा लिखा पंजाब, पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है उसको बनाने का जो आपका ख्वाब है इंशाल्लाह जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। और हम तायद भी करते हैं इस चीज की कि आपके जान से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं और लिए जाएंगे वो इंतहाई बेहतरीन होंगे। तो पहले तो मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अखुवत के कर्जे हंसना के अलावा कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अवाम के लिए मुफीद हो सकते हैं? जी पहले तो बहुत मेहरबानी, आपने दावत दी और एक पुरुमीद गुफ्तगू की आपने बड़ी खूबसूरत अल्फाज में। दूसरी चीज़ ये है कि अखुवत का बुनियादी काम कर्ज हसन है, यानी हम उस शख्स को जो मेहनत करना चाहता है उसको हम कहते हैं कि अगर सरमाया नहीं है तो बगैर सूद से कर्जा लो, रेहड़ी लगाओ, दुकान बनाओ, सब्जी बेचो, फल बेचो, कंप्यूटर का काम करो, बिजली, प्लम्बर, ये 150 ऐसे काम है। हाथ की फैलाना काम करना है। हम फरमाया अल्लाह ताला के फजल करम से तुम्हारे तक पहुँचेंगे, ये हमारा पहला काम है। अभी तक हम 40 लाख कर्जे दे चुके हैं और 30 लाख खानदान जो हैं वो उससे मुस्तफीद हो गए हैं। 116 अरब रुपयों की रकम हमने पूरे पाकिस्तान के 400 शहरों में पेश की। सर यानी 40 लाख लोगों को आपने कर्ज फराम किया है ताकि वो अपना कोई ना कोई कारोबार या सर्कल चला सकें। जी कारोबार शुरू कर सकें। और सबसे बड़ी बात, कर्जा देना तो शायद आसान हो लेकिन कर्जा वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल जी, आप हैरान होंगे कि 116 अरब रुपए जो गया, वापसी की शरह 99% है। यह है आपकी कौम की दयानत, इमानत, और हम काम का मायूस हो जाते हैं। तो ये तो है हमारा बुनियादी काम। लेकिन सर इसके पीछे इदारे की भी जो है वो बात होती है। इदारा अगर अच्छा हो तो जो शख्स कर्ज ले रहा है उसको लौटाने में भी जितनी आसानी होगी उतनी जल्दी लौटा सकता है। तो मेरा ख्याल है ये आपकी पॉलिसीज हैं जो कि लोगों को इस तरफ माइल करती हैं कि अगर वो कर्ज लेते हैं तो उसे वापस भी रिटर्न करते हैं। जी बिल्कुल दोस्त साहब, 20 साल से हम काम कर रहे हैं। आपको पता है कि हर शख्स को राजी रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत बना दी, हमारी नेकनामी बना दी और लोगों को हम पर एतमाद आ गया। तो इसमें 6000 हमारे एम्प्लॉइज हैं। मैं क्रेडिट उनको दूंगा कि उनकी दयानत, मेहनत, सदाकत और जुस्तजू का हासिल ये है। तो किसी को कर्जा नहीं देते, वो कहते हैं मैं तो तुम्हारा भाई हूँ और भाईचारे का तकाजा है कि तुम्हारी मदद करूं तो ये लो, इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ, कल तुमने भी किसी की मदद करनी है। बेशक इस हवाले से वो तामीर करते हैं हम काम। अच्छा सर, आपका तो इदारा जो है वो कर्ज फराम करता है, तो तालीमी इदारा बनाने का किस तरह से ख्याल आया आपको? मैं बता, तुमने कहा कि जी कर्जा जो है कारोबार है, ये तो फौरी रिलीफ है, लेकिन अल्टीमेट कौमों की तामीर तालीम में है। तो फिर हमने कहा कि तालीम में भी कर्ज हसन होना चाहिए कि ऐसे बच्चे जो आज फीस नहीं दे सकते हम उनको पढ़ाते हैं और कहते हैं 10 साल बाद फीस दे। अब देखें ना, एक बच्चा है जिसके पास पैसे हैं वो तो पैसे दे के फीस दे के पढ़ जाएगा, तो जिसके पास पैसे नहीं है और वो सलाहियतों का मालिक है उसको अगर हमने ना पढ़ाया तो उसका नुकसान है
हमारा भी नुकसान है। बिल्कुल। तो हमने लॉन्ग टर्म कर दिया सर, हमने कहा 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद की फीस दे देना। इसलिए नहीं कि हमें फीस चाहिए, इसलिए कि इस फीस से एक और बच्चा पढ़े। इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने कराची में, कसूर में, चकवाल में, फैसलाबाद में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए, और ये रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये नहीं है कि उसी इलाके के लिए है, पूरे पाकिस्तान से बच्चे आके वहां पर रहते हैं, पढ़ते हैं, तरबियत पाते हैं, तालीम हासिल करते हैं। तो ये हमारा काम है, और करीब इंशाअल्लाह ताला हम एक अखूवत यूनिवर्सिटी का चार्टर भी हमें मिल जाएगा। अरे जबरदस्त। इंस्टीट्यूट हैं और कॉलेजेस हैं, और इसमें हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें गिलगित बल्तिस्तान से लेके नॉर्थ वजीरिस्तान से लेके लोरा लाई और बन्नू से लेके मीरपुर खास सखर और मुजफ्फराबाद और सियाचिन के गाँव से, हर जगह से, पाकिस्तान के इधर राजनपुर से और इधर जेहलम से, तो ये पूरा पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान है हमारे जो। डॉक्टर साहब आपका विजन तो इस हवाले से बड़ा ब्रॉड है, और लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जरूरतमंद बच्चे आप ढूंढते किस तरह से? मैं कहता हूँ जी, आपका कि विजन ब्रॉड है, बात ये है कि कहते हैं ना कि ड्रीमिंग लेस इज अ क्राइम। एग्जैक्टली। अपने ख्वाब देखना है तो बड़ा ख्वाब देखना चाहिए। तो अल्लाह ताला, पूरे तो अल्लाह ताला ने करने हैं, और वो हिम्मत भी अल्लाह ही देता है। तो हमने अब तक देखें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, डोनर्स की तरफ से आपको अतियात मिल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलते हैं। पाकिस्तानी कौम बड़ी जेनरस है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई एक दफा जिंदगी में 40,000 या 50,000 रुपए या 20,000 रुपए दे दो, आपका ये रकम लोगों को कर्जे की सूरत में घूमती रहेगी, और जब तक ये बाकी रहेगी सदका जारिया चलता रहेगा। सदका जारिया चलता रहेगा। अच्छा, कोविड-19 के दौरान तलीमी अदारे जो हैं उनके तलबा और तालबात की जानब से कोई सरगर्मियां परफॉर्म की गई हैं लोगों की भलाई के लिए? हमने अपने तकरीबन 400 स्टूडेंट्स को, जो तकरीबन 250 शहरों में रहते हैं पाकिस्तान हर सूबे में, हमने उन हर बच्चे को कहा कि भाई आपने 5 या 10 गरीब खानदान उनको अपनाना है, उनको दोस्त बनाना है, उनसे मुलाकात करनी है, और फिर उनको हमने कुछ माली इमदाद इन बच्चों के जरिए से पहुंचाई। और ये एक अजीब किस्म का मंजर था कि ये बच्चे जो खुद अभी कमाते नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने मुलाकात का रिश्ता जरूरतमंद खानदानों से बनाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि कोई तो है जो हमारे पास पहुंचा, हमें मदद दी, हमारी साथ। तो हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो भी बहुत बड़ी थी। तो हमने कॉम्प्लीमेंट किया कि जहां पर वो चीजें नहीं पहुंची तो हम पहुंचे। हमने। अच्छा डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और बड़ी मुश्किलात होती हैं। आपको किस किस्म की मुश्किलात पेश आ रही हैं यूनिवर्सिटी बनाने में? सब मुश्किलात कोई भी नहीं आती, इंसान खुद अपनी मुश्किल बन जाता है। मैं अगर अना का शिकार हो जाऊं, मैं अगर मेहनत करना छोड़ दूं, मैं अगर दयानत से दूर हो जाऊं, मैं अगर टीम को बिल्ड करने में नाकाम रहूं, ये मुश्किलात है असल। वैसे आपके हौसले बड़े बुलंद है और आपको देख के हमें भी हिम्मत मिल रही है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, यूनिवर्सिटी जो तामीर करने जा रहे हैं उस पर लागत क्या आएगी? सर लागत तो अरबों में आएगी, ये कोई मामूली रकम नहीं है, लेकिन हमारे नजदीक जो पैमाना है ना ये नापने का, ये करोड़ों या लाखों या अरबों नहीं है। हमारे नजदीक पैमाना है इखलास का और बेशक, और ये तो आपकी सोच है और बेहतरीन सोच की अक्कासी है जो लफ्ज आप बयान कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जी जल्द अज जल्द जो है वो यूनिवर्सिटी बनाए ताकि वहां से बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के मुस्तफीद हो सके। टैक्स एग्जम्पशन के हवाले से भी मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो अतियात आपको मिलते हैं उस पर कोई छूट मिलती है, आपको कोई सहूलत मैसर होती है? देखिए, पहले तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अपना एक प्रोग्राम हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ उनके दरमियान। जी जी श्योर सर, आप जब कहेंगे हम उनको शॉर्ट नोटिस के ऊपर अपने शो के अंदर लाजमी बुलाएंगे। आ जाए, जो ही बच्चे आएंगे इंशाल्लाह ताला ये कोविड के बाद आप बच्चों के दरमियान में बैठकर आप देखें कि उनके अंदर आपको अज़्म और हिम्मत का एक बहरे बेकरार नजर आए। हम खुद आएंगे आपकी यूनिवर्सिटी में और शो कंडक्ट करेंगे वहां पे आके, और जितने भी होनहार बच्चे होंगे उनका विजन क्या है, उनकी सोच क्या है, कहां से वो चल के यहां तक पहुंचे, ये तमाम चीजों के हवाले से हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि ये एक मोटिवेशन होगी ना सिर्फ पाकिस्तान के दूसरे बच्चों के लिए बल्कि गांव में बैठे ऐसे लोग जो कि तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन सहूलियत मैसर ना होने की वजह से वो तालीम जो है वो अपनी मुकम्मल नहीं कर पाते। तो आपने जो इनिशिएटिव लिया है इस पे तो सबसे पहले हम खराज तहसीन आपको पेश करते हैं
क्योंकि तालीमी अदारे और मेयारी तालीमी अदारे बनाने के लिए पाकिस्तान को इस वक्त अष्ट जरूरत है। और आप इस चीज का इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, इस पे सिटी न्यूज नेटवर्क आपको और हन्नान बुखारी बजाते खुद मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। बड़े ही एहसन अंदाज में इन तमाम मामलात को आप लेके चल रहे हैं। जी बहुत मेहरबानी सर, आप तावन से आपकी ये देखिए मवाक़ात तो ये हमारा तस्वर नहीं है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए दिया है। हर शख्स अगर अपनी जिंदगी में एक शख्स को अपना दोस्त बना ले तो 50% पाकिस्तानी 50% पाकिस्तानियों को दोस्त बना ले तो गुर्बत तो कहीं नहीं रहेगी ना। बेशक बेशक, इस तस्वर पे हम काम कर रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका। आपने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में तमाम सवालों का जवाब दिया और हम उम्मीद करते हैं कभी आप फैसलाबाद आए तो आपको शो के अंदर लाजमी बुलाएंगे ताकि मजीद गुफ्तगू आपसे इस हवाले से कर सकें। तो आप मोटिवेशन है हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, और यकीन जानिए हमें फख्र है कि ऐसे पाकिस्तानी अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ अपना बल्कि इसके साथ साथ दूसरे पाकिस्तानियों का भी सोचते हैं। तो आपके कॉल करने का जनाब बहुत शुक्रिया, कॉल पे आने के लिए और वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वापस आते हैं और मौजूद हैं अताउल्लाह साहब भी और उनके साथ साथ सज्जाद साहब भी मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू इस हवाले से उनसे करेंगे। अताउल्लाह साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगा। अताउल्लाह साहब क्या कहेंगे आप, अगर खास तौर पे बल्दियाती सेटअप की बात की जाए तो काफी मामला डिस्टर्ब हुए हैं हमारे शहर फैसलाबाद के, गली मोहल्ले हों या फिर मेन सड़कें हों, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पैचेस लगाए गए थे वो दोबारा से उखड़ने शुरू हो गए। बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत सारे गली मोहल्लों के सीवरेज के मसाइल हैं जो कि हल होते हुए अभी तो नजर नहीं आ रहे। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्या हुकूमत का फैसला दुरुस्त था बल्दियात को खत्म करने का? देखिए हर पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक चलती है जी। हमारी पार्टी का अपना एक मंशूर है। पिछला जो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। नया एक सेटअप आ रहा है जो कि इससे पहले KPK में इम्प्लीमेंट किया गया, पंजाब में उसको लाया जा रहा है। तो उसमें बिल्कुल बेसिक जो ग्रास रूट लेवल है ना जी, उस पे सिस्टम को लाया जा रहा है। क्योंकि पहले यूनियन काउंसिल थी, अब इसको विलेज काउंसिल लेवल पे वो ले गए हैं। शहरों में नेबरहुड काउंसिल बन गई हैं। मतलब एक गाँव का जो सिस्टम होगा वो उसी गाँव के अंदर ही हल होगा। उसके ऊपर तहसील काउंसिल आ जाएंगी, वो सारा फंड ऊपर से जो नीचे आएंगे वो तहसील काउंसिल और बजरिया तहसील काउंसिल वो हर गांव के अंदर जाएंगे और वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे वो अपने मसाइल खुद हल करेंगे। जहाँ तक ये पैचेस की बात कर रहे हैं आपको पता है जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क की बागडोर संभाली तो उस वक़्त हमारा मुल्क जो है ना ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट के करीब था। तो देखिए रिसोर्सेज हों तो चीज़ें आगे बनती हैं। सबसे पहला टास्क था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कि इस कौम को जो है ना डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी एफ़र्ट्स की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वो इस कोशिश में कामयाब हुए कि हम डिफ़ॉल्ट से निकल के अब एक स्टेबल पोजीशन में आ गए हैं। तो पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर आए थे, वहाँ पे फैसलाबाद की हद तक जो बात है वो सारे हमारे MNAs मतलब वहाँ उनसे मिले हैं और उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा है कि आप फौरी फैसलाबाद का विज़िट करें और जो बड़े बड़े जो मतलब रोड्स हैं, सरगोदा रोड है, नाड़वाला रोड है, समुद्री रोड है, जड़ावाला रोड है, ये सारे रोड्स हैं, इनको देख के तो इनका जो है ना वो डेवलपमेंट के काम शुरू किए जाएँ ताकि लोग जो इस मुश्किल में फंसे हुए हैं उनसे उनको निकाला जाए। ठीक है, हमारे साथ सज्जाद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे जनाब, एक अरसा दराज से बल्दियात को जब से ख़त्म किया गया है, मोहल्लों के अंदर ना तो सैनिटरी वर्कर्स काम करते नज़र आते हैं, सीवरेज के मसाइल हैं तो मुतलका MP MNA नहीं मिल रहा, चेयरमैन जिसके पास जाके अपने मसले को बयान करके हल करवा लेते थे वो भी अब डिजॉल्व हो चुके हैं। आखिर अवाम का क्या कसूर, अवाम क्या करे, कहाँ पर जाके शिकायत सुनाए और उसका अजाला करे? देखिए हनान, सारी बात होती है वसाइल की। जब हमारी गवर्नमेंट इमरान खान की क़यादत में हमें गवर्नमेंट मिली आज से 2 साल पहले, तो ख़जाने का बुरी हालत थी। पाकिस्तान जो है ना वो डिफ़ॉल्ट के करीब था, फंड्स की अनअवेलेबिलिटी थी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसकी बुनियाद पे जो है ना वो सारे सिस्टम को जो है ना वो बेहतर किया जा सकता था। लेकिन हुआ ये कि वो साल 1.5 साल तो हमें इस बात में लगा कि इसको पाकिस्तान को जो है ना वो डिफ़ॉल्ट से हम निकाल सकें। उसके बाद आपने देखा कि जो मार्च से कोरोना की सिचुएशन आ गई तो बहुत सारे फंड जो है ना वो डाइवर्ट करने पड़े लोगों की मतलब एहसास पर प्रोग्राम में। इसमें तो इसमें ये नहीं बात आप समझ सकते कि एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है लोगों MNA MPs के पास या हमारे जो इंतज़ामिया के लोग हैं उसमें एहसास नहीं है।
थोड़ी सी फंड्स की कमी थी इस मुल्क में, जिसकी वजह से जो लेकिन सर अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए, अब्दुल रहमान जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, जब भी वो आते हैं उनका यही कहना होता है कि कॉर्पोरेशन के पास फंड्स पड़े हैं, 2 से 3 अरब पड़ा है, यानी सिर्फ 2 से 300 करोड़ पड़ा है, लेकिन शहर पे नहीं लगाया जा रहा। वजह क्या है? नहीं, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि पिछले दिनों फैसलाबाद में एक सीवरेज का इशू बना। जो मैंने लोगों से, अथॉरिटी वाले लोग हैं सीवरेज से मुतल्लक, उनसे जो मैंने कांटेक्ट किया और इन्फॉर्मेशन ली, वो कहते थे कि कुछ मशीनें अपना कुछ जो उनकी जो लाइनों को साफ पानी करने वाली जो है ना वो पंप्स थे, वो कुछ जल गए थे, वो बन नहीं सके, कम काम कर रहे थे फंड की सप्लाई की वजह से, ठीक है। तो फौरी तौर पे वो कहीं ना कहीं से मामला जो है ना उसको मैनेज करके वो फंड्स वहाँ पे जनरेट किए गए। जिस तरह आप कह रहे हैं कि 3 अरब रुपया मौजूद था या 300 करोड़ रुपये, मुझे इसकी को खातर खा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इतने फंड्स होने के बावजूद जो फंड्स की कमी मामला बेहतर नहीं किए जा सके। कहीं पे भी कोई ऐसी इंतजामिया के लिहाज से या इसके लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे MNA MP के लिहाज से कोई भी कहीं पे कोई ऐसी नेग्लिजेंस नहीं है। आप मुतमईन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिल्कुल मुतमईन है और इंशाल्लाह MP MNA से जो फैसला जी बिल्कुल वो अपने लिहाज से पूरा ऐसा तरीके से काम कर रहे हैं। सर क्या काम कर रहे हैं, चले यही बता दें। मैं तो आप कह रहा हूं कि जो फैसलाबाद की आवाम के जो भी मसाइल हैं, आपने कहा सीवरेज का मसाला ना, मतलब एक आपको सीवरेज का मसाला। अब मैं थोड़ा सा मेन रोड जो है हमारे, मेन रोड के हवाले से भी जंग रोड, मेन रोड के सिलसिले में बताता हूं कि पाकिस्तान फैसलाबाद के MNA MPs ने इतनी फैसलाबाद के लिए स्ट्रगल की कि पिछले दिनों इमरान खान साहब जब लाहौर में आए तो वहां पे ये सारे MNA MPs साहबान उनको मिले और स्पेशली इस बात की रिक्वेस्ट की कि जो आप रोड्स की बात कर रहे हैं, सरगोदा रोड है, समुद्री मेरे एरिया का रोड है, समुद्री रोड, सत्याना रोड, जड़ामाला रोड, इनके लिए फंड जो है ना वो मुख्तसर हो चुके हैं। अभी ये इंशाल्लाह को 10, 15, 20 दिन में ये फंड रिलीज हो जाएंगे और आप देखेंगे कि इनके रोड्स पे ये काम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हनान भाई एक प्रायोरिटी होती है ना जी, पिछले 3-4 महीनों में वैसे आप नहीं समझते कि आप लोग जो कि ओहदेदारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ज्यादा पेनिट्रेट हैं अवाम में MP MNA से? जी बिल्कुल, ये सही बात है। हमारा एक अपनी लाइन है कि हमने अपनी तंजीम साजी की हुई है, ग्रास रूट लेवल पे है, हम ज्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि एक MPA और MPA 3 लाख का नुमाइंदा होता है, MPA 6 लाख लोगों का नुमाइंदा होता है, तो वो इक्वली गुड है। मैं ये समझता हूं कि उनकी भी सारे मसाइल पे नजर है और अवाम के साथ वो मुसलसल राब्ते में है। लेकिन वो बात फिर वही है कि MNA MPA ने या हमारी टीम ने एक महदूद वसाइल में काम करना है। वो वसाइल जनरेट होंगे ना जी, कहीं से वो मुल्क से जनरेट होंगे। नहीं, ये तो बात माननी पड़ेगी कि कोविड के अंदर भी बड़े महदूद वसाइल को लाते हुए तमाम मामला को बड़े एहसन अंदाज से हैंडल किया गया। ताला साहब आप क्या कहेंगे, कोविड के अंदर वसाइल इतने नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जिलाई इंतजामिया की जान से, मुतलका MP MNA की जान से बड़े एहसन अंदाज में मामला को लेके चला गया है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, कोविड एक वबाई मर्ज है जो मतलब जिसमें ना आपका कोई रोल है ना मेरा कोई रोल है, अल्लाह की तरफ से एक आई है। तो जब ये मर्ज आया है तो चाइना से शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता ये पाकिस्तान में भी आ गया। तो उसमें मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसी इतनी अच्छी थी, उनका ये विजन था कि वो तो इस लॉकडाउन के फेवर में ही नहीं थे। उनका विजन था कि यार लोग जो है ना वो इस बीमारी से बचाते हुए ऐसा ना हो कि उनको इकोनॉमिकली हम उनको घरों में बैठा के मार दें। तो उसी मतलब आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक साइड पे थे, बाकी बहुत सारे सिंध गवर्नमेंट थी, बाकी हमारी पार्टी के अंदर भी लोगों का हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का एक अपना विजन था कि हमने लोगों को बीमारी से भी बचाना है और इकोनॉमिकली भी उनको बचाना है। तो उसके लिए 8 अरब और कुछ करोड़ प्रोग्राम चलाया गया लोगों को, और उसमें फिर एक टाइगर फोर्स आई और उस टाइगर फोर्स ने और हमारे MNAs MPs ने और हमारी तंजीमों ने मिल के बहुत अच्छे तरीके से जो डिजर्विंग थे उनको, आप कह सकते हैं कि 100% नहीं तो 85-90% वो डिजर्विंग लोग थे, उनको चूज किया गया और उनको उनके घरों में ये सारी चीजें पहुंचाई। अच्छा, आप क्या समझते हैं अगर शहर फैसलाबाद की बात की जाए, हस्पतालों की तादाद यहाँ की आवाम की तादाद के बराबर नहीं है, तो आप इन फ्यूचर अरबाब इख्तियार तक इस चीज़ को पहुँचाएंगे कि हमारे फैसलाबाद में मजीद हॉस्पिटल जो हैं उनको तैयार किया जाए? देखिए, हमारी आबादी मेरा ख्याल है जी 60 लाख से ऊपर हो गई है। तो अगर इस आबादी को देखा जाए, फिर उसके साथ हमारे एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जंग है,
टोबा टेक सिंह है, फिर चिन्योट आ जाता है। उसको देखते हुए तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स वो बहुत ही कम हैं। मतलब हमारे शहर में रहते हुए लोगों को जो अफोर्ड करते हैं उनको इलाज के सिलसिला में लाहौर जाना पड़ता है। तो बाकी फिर टोबा और जंग और चिन्योट के लोगों का क्या हाल होगा। अच्छा, फ्यूचर क्या नजर आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, बहुत मुश्किलात थी, हमने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है। ये हमारे लीडर का विजन था, उनकी पेशेंस थी, उनकी दिलेरी थी कि उन्होंने इन सारे मामलों को हैंडल किया है। और इंशाल्लाह वो वक्त जो हमारे मुल्क पे था, हमारी पार्टी पे था, वो हम उस फेज से निकल रहे हैं। और आने वाला वक्त इंशाल्लाह मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब 91 का इमरान खान की क़यादत में हमने वर्ल्ड कप जीता, 33 ओवर हो गए तो हमारा पाकिस्तान का सिर्फ 100 स्कोर था। और जब एंड 50 ओवर्स हुए हैं तो पाकिस्तान का स्कोर 249 हो गया था और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान जीता। इमरान खान एक, लेकिन सर वर्ल्ड कप नहीं मैं आपको बता रहा हूँ जी, इमरान खान एक स्ट्रगल का नाम है, ठीक है। कहीं पे मुश्किलात आ रही हैं उनको, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उन सारी मुश्किलात को ओवरकम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब आप देखेंगे टाइम गुजरता, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हमारे मसाइल ठीक होते जाएंगे। और इंशाल्लाह जब 2023 में इलेक्शन होंगे तो आप देखेंगे कि ये मुल्क कहाँ से उठ के कहाँ चला गया। चलें जी, हम तो उम्मीद करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। सज्जाद साहब मुत्फिक हैं अगले 5 साल में कहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान तहरीक? जी बेसिकली बिल्कुल, मैं ये जो हमने जो नारा इलेक्शन का लगा के लड़ा था, करप्शन पे, सेहत, तलीम और रोज़गार के जो हमने लोगों को कमिटमेंट की हुई है, मैं ये समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह 100% 2023 तक जब हम 5 साल का टर्न्योर इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में ये हुकूमत पूरा करेगी, तो हम इंशाल्लाह अवाम से किए गए सारे वादे वो पूरे करके इलेक्शन में जाएंगे और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में भी हम इलेक्शन जीतेंगे। और उसके बाद भी इंशाल्लाह मेरा लीडर इमरान खान ही इस मुल्क का वज़ीर। चलें जी, देखते हैं कि 2023 के इलेक्शन में अवाम जो है वो किसके पल्ले भारी करके उसकी साइड पे बैठती है। तो बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब आपका आज के शो के अंदर आने के लिए। ताउल्ला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और बड़ी मुफीद गुफ्तगू आपके साथ, आज बड़ा अच्छा सेशन रहा आपके साथ। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ नए गेस्ट मौजूद हैं और बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं आज के गेस्ट के अंदर, तो हम आपको दिखाएंगे भी ताकि आप भी इंस्पायर हों। हमारे साथ तैयबा अवान मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, और इसके साथ साथ तैयबा के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि तैयबा ने बहुत वेट गेन किया हुआ था लेकिन उसको लूज भी किया है। और इसके साथ साथ हमारे साथ अनामता मौजूद हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा तैयबा की तरफ चलूं, तैयबा से सवाल करूं, क्योंकि तैयबा आप तो बहुत फैटी थी और बहुत ज्यादा वेट था आपका। किस तरह से वेट लॉस किया आपने और किस तरह से अपनी बॉडी को टोन किया? मेरा वेट था 130 kg। मैंने 130 किलोग्राम आपका वेट था? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और यही था कि उस टाइम तक जब वेट था 130 kg तक, तब कोई कुछ कहता ही नहीं था। ये होता था कि जो लोग मोटिवेट नहीं कर सकते थे वो डीमोटिवेट करते थे। फिर जब कॉलेज टाइम और यूनिवर्सिटी टाइम स्टार्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली डीमोटिवेशन जो थी वो ज़्यादा फील होने लगी, कि ज़्यादा डीमोटिवेट होती थी। और फिर जब पता चला कि ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत सारी बीमारियाँ लगने लग गई, मुझसे ज़्यादा चला नहीं जाता था। 10 to 15 मिनट्स बाद जो है वो मैं थक जाती थी। ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा वो होता था कि मैं ये क्या कर रही हूँ अपने साथ। फिर मोटिवेशन मिली कि मैंने काम करना है अपने ऊपर, और मुझे फील्ड का पता चला कि डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन साइंसेज एक फील्ड है और जिसके अंदर हमें न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारा बताया जाता है, हर तरीके की बीमारी उसे क्योर की जाती है। आप खुद इस फील्ड में इसलिए तो नहीं आए कि खुद पढ़ के पतले? बिल्कुल, इसी वजह से मुझे इस फील्ड में आने का मेन मकसद ही मेरा ये था, ताकि मैं इस फील्ड में आ सकूं और अपने अलावा भी दूसरों को भी हेल्प कर सकूं वेट लॉस में। कुछ लोग बहुत स्लिम होते हैं, वो कहते हैं हमने वेट गेन करना है, इस चीज़ पे। ठीक है, मैं चाहता हूं कैमरामैन अब्दुल्ला मौजूद हैं, वो जरा जूम इन करके दिखाएं। तस्वीरें हैं कुछ तैयबा की जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि तैयबा ने कितना वेट जो था अपना लॉस किया है। 130 kg की थी जनाब ये,
और जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि तैयबा जो है बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे तैयबा पहले की थी और बाद में फिटनेस होने के बाद जो है वो तैयबा को आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है। और इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर भी तैयबा की आपको दिखाता चलूं, आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी एक खातून मोटी हैं और 130 केजी की, और जब उन्होंने अपने वेट को कम किया तो देख सकते हैं कि फिटनेस अपनी किस तरह से इंप्रूव की। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ना सिर्फ बॉडी को बल्कि फेस के ऊपर जो फैट था उसे भी काफी हद तक कम किया। तो तैयबा बड़ी इंस्पिरेशन है, आपसे देख के बहुत सारे लोगों को मिली होगी। तो अभी आपका वेट कितना है और टोटल कितने दिनों के अंदर आपने कितना वेट कम मेरा किया? वेट अभी इस टाइम पे लॉकडाउन की वजह से वो 4-5 केजी जो गेन कर लिया वो, उसके अलावा ये था कि जब मैंने अपना प्रॉपर्ली जर्नी तक गई तो मैंने 52 केजी अपना वेट कर लिया था 130 से। तो अभी इस टाइम पे करंट वेट मेरा 57 है। और लेकिन 130 केजी से यानी आपने नियर अबाउट 70 to 80 केजी, ऑलमोस्ट 60 to 70 के मिड में था। जब मैंने अपना वेट रिड्यूस करना शुरू किया था और उसके 1 मंथ बाद देखा था तो मेरा 125 केजी था 1 मंथ रिड्यूस करने के बाद। बिल्कुल ठीक है। तो कितनी देर लगी आपको वेट रिड्यूस? ऑलमोस्ट 1 ईयर। उसका ये तरीका होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि वेट रिड्यूस करते हैं तो हम कहते हैं बस हमने एक दफा कर लिया स्टार्ट तो हम करते जाएं। ऐसा नहीं होता। जब आप डाइट पे होते हैं तो आप 2 मंथ्स करके 1 मंथ का ब्रेक लें, उसको मेंटेन करें और उसके बाद अगला जो है अपना वेट लॉस जर्नी को दोबारा स्टार्ट करते हैं। मतलब ब्रेक किस तरह से लेनी है? ब्रेक इस तरह लेनी है कि 2 मंथ्स मैंने डाइट की, स्ट्रिक्ट डाइट नहीं, एक नॉर्मल 6 मील्स के साथ मैं डाइट लेती होती थी, वॉक आउट की, थोड़ा सा वर्कआउट आउट किया। जिस तरह हमारा एक है कि 80% आपकी डाइट मैटर करती है और 20% आपका वर्कआउट मैटर करता है। मैंने ये सब करते हुए एक वेट रिड्यूस किया और गैप इसी तरह होता था कि 2 मंथ्स में डाइट करती थी और 1 मंथ का मैं गैप लेती थी, उसको मेंटेन करती थी प्रॉपर्ली और फिर मैं 2 मंथ्स की करती होती थी। अच्छा, चीट मील्स भी लेते हैं आप? लेती थी चीट मील? चीट मील्स नहीं लेती थी क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा था। चीट मील्स मैंने लेना शुरू किया जब मैं 80s में आ गई, 130 से जब मैं 80s में थी। लेकिन ये होता है कि तरीका होता है फूड का, आप उसको इस तरीके से लो कि आपको फील ही ना हो कि आप डाइट पे हो। एक हेल्दी तरीके से लो, हर चीज लो, पोर्शन कंट्रोल करो और इस तरीके से एक प्रॉपर डाइट हो तो आपको फील नहीं होता कि आप डाइट। अच्छा, अचानक से आपके माइंड में कैसे आया कि मैंने अब फिट होना है? क्योंकि इस लेवल पे जब पहुंचा होता है बंदा 130 केजी पे, तो सोच भी नहीं सकता, गुमान भी नहीं कर सकता कि इंसान दोबारा 60s में 50s में चला जाएगा। तो ये किस तरह हमारी से? सोसाइटी में एक ये जो वेट गेन है ना, ये बहुत ज्यादा एक वो आपको बुली किया जाता है इस चीज पे। तो इसी तरह होता था कि पहले कभी भी फील ही नहीं हुआ, एकदम ही बस 1-2 चीजें दिमाग में लोगों की बातें बैठ गई और अल्लाह की तरफ से ही वो फिर एक चीज हुई कि नहीं मैंने कुछ करना है और मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, आप जरूर कर सकते हो। मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने वेट रिड्यूस माशाल्लाह से कर लिया है और दे आर लाइक अब 50s में, और वो भी 103, 108 इस तरह के पेशेंट्स थे और क्लाइंट्स थे। और आप कर सकते हो और यही होता है कि करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहते हो। डायबिटीज़ आपको सिर्फ वेट गेन की वजह से होती है, हाइपरटेंशन होता है, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। आप कोई भी कहीं पे भी बाहर गए हो 15 से 20 मिनट बाद आप थक जाते हैं। अगर आप एक्टिव हैं तो आप पूरा दिन भी काम करते रहेंगे तो आप नहीं थकेंगे। ठीक है। वर्कआउट कितना करती हैं दिन में? वर्कआउट में करती हूँ 1 आवर, वीक में 5 डेज। वीक में 5 डेज और रोजाना की बुनियाद पे 1 घंटा वर्कआउट करती हैं। कार्डियो करती हैं ज्यादा, वेट लिफ्टिंग करती हैं? कार्डियो करती हूँ, लेकिन अब जिस तरह आपने शायद मेरी देखी हो आफ्टर पिक्चर, तो अब मेरा होता है कि मैं अब जरा मसल गेनिंग और थोड़ा इस तरीके से अपनी बॉडी को टोन करूँ कि वो एब्स और इस साइड पे आए। तो अब जब इतना वेट रिड्यूस कर लिया तो मैं चाहती हूँ कि फिर कुछ इतना डिफरेंट हो कि सोसाइटी को पता चले कि आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं। और नामिदा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जनाब। हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप क्या है? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल में। और दूसरा ये, पाकिस्तान में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को लेके स्कोप ये है कि हमारा सबसे बड़ा स्कोप फार्मा को लेके है। हमने फार्मा में किस तरह घुसना होता है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है वो मेडिसिन पे होता है कि हमारी जो मेडिसिन है वो किस तरह से बनती है। वो अपना एंटीबायोटिक जो सी होती है उसके थ्रू बनती है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि गला खराब करते हैं या प्रॉब्लम काज करते हैं, आपने देखना होता है कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी उसके खिलाफ क्या है। हाँ जी, जो एंटीबायोटिक है वो आती है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आई? माइक्रोबायोलॉजी से।
तो ये इस तरह से सर्कल है इसका। ठीक है। और जितने भी ये इन्फेक्शंस बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनके हाँ लिए मेडिकेशन भी जो रेडी की जाती है वो आपकी तरफ से ही की जाती हाँ है? जी, वो इस तरह से की जाती है कि हर डिजीज़ की जो सी मेडिकेशन होती है वो अलग तरीके से होती है। लाइक अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया है, हमारे जो हमें नज़ला हो जाता है उसके लिए अलग बैक्टीरिया, उसके लिए अलग मेडिसिन है, ठीक है। हर चीज के अलग है। हाँ। मतलब अगर आपको इसमें डायरिया हो बहुत गया मजे की एक उसके चीज़ है, इसमें बहुत मजे की एक चीज़ है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, वो एक दूसरे को किल करके ही हमारे पास मेडिसिन आती है, ठीक है। मतलब एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हाँ। आपको इस तरीके से गेन होती हैं। और खास तौर पे अगर बात की जाए फूड इंडस्ट्री के हवाले हाँ से, जी। फूड इंडस्ट्री में भी तो इसका बहुत बड़ा किरदार है माइक्रोबायोलॉजिस्ट हाँ का, क्योंकि बहुत सारे बड़े ब्रांड नाज़िम जब वो योगर्ट अपना बनाते हैं तो उसके लिए खास स्ट्रेन्स बनाई जाती हैं। अब उन स्ट्रेन्स के पीछे क्या राज होता है कि उनके अंदर ऐसे बैक्टीरियाज उस स्ट्रेन के अंदर मौजूद होते हैं जो कि स्पेसिफिक टेस्ट के लिए इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं अपनी। बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं, जब आप उनके दही को, योगर्ट को लेके घर पे आते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि जब उससे आप दही जमाते हैं तो घर में वैसा दही नहीं जमता, क्योंकि उससे खास तौर पे ट्रीट करके इस तरह से बनाया जाता है कि उससे योगर्ट जो बनेगा वो एक ही बार बनेगा, उसके बाद उसकी स्ट्रेन किल हो जाएगी और घर पे जब आप योगर्ट उस दही से जमाएंगे तो वैसा नहीं बन पाएगा जैसा कि उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि उसके अंदर खास तौर पे जहाँ पे बैक्टीरियाज यूज किए जाते हैं उसके साथ साथ बहुत सारे ऑप्टिमम टेम्परेचर्स यूज किए जाते हैं उसके टेक्सचर को, उसकी क्वालिटी को, उसके टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो फूड बेवरेजेस के हवाले से या फूड इंडस्ट्री में कहाँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट यूज करते हैं चीज़ों को बनाने के लिए, ये भी बताइए। हर इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में होता है ये फूड का। आप लाहौर में देखें, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, तो मैंने इंटर्नशिप की है PCSIR में, तो उसका एक मेन डिपार्टमेंट है फूड का, तो वहाँ पर मैंने रिसर्च की थी और फूड में तकरीबन जैम जो थे उसके अंदर हमने किया, देन ब्रेड जो सी थी उसको हमने किया, लाइक इस तरह की सारी चीज़ें थी। अच्छा, फर्मेंटेशन के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। फर्मेंटेशन में बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है बैक्टीरियाज की, आपका पिज्ज़ा बनता है, इसकी डो बनती है, ब्रेड्स बनती हाँ, हैं। ये सब चीज़ें जो सी इसमें हम बैक्टीरिया ही यूज़ करते हैं, देन हमारे पास ये ब्रेड और ये जो हम सब चीज़ें खाते हैं, इनोकुलम जो है इसमें वो यूज किया जाता है, बैक्टीरियल इनोकुलम्स यूज किए जाते हैं ताकि आपकी फर्मेंटेशन हो और चीज़ भी आपकी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनती है, क्योंकि दूध के अंदर जो स्टार्टर डाला जाता है वो ऐसे बैक्टीरियाज का डाला जाता है जो कि दूध को फाड़ देते हैं, उसके बाद उससे जो है वो चीज़ आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी फ्लरिश कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ख़ास तौर पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं हमारे कंट्री को इस हवाले से मजीद आगे लेके चले ताकि हमारी इंडस्ट्री मजीद फ्लरिश करे और दुनिया में अपना नाम बना सके। तैयबा की तरफ दोबारा चलते हैं। तो तैयबा, डाइट प्लान, आपके डाइट प्लान के हवाले से जानना चाहूँगा। जब आपने 130 kg से स्टार्ट की डाइटिंग तो किस तरह से स्टार्ट की, स्टार्ट कहाँ से किया? स्टार्ट मैंने इसी तरह किया कि सबसे पहले जंक फूड को कंट्रोल किया। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपने जंक फूड को कंट्रोल कर लें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो आपने जंक फूड को थोड़ा कम कर देना। आपको जंक फूड में क्या क्या पसंद था, क्या क्या खाती थी? सब कुछ। मैं एक टाइम पीरियड था कि मैं 2-2 3-3 रोटियां भी खाती थी। अच्छा। और पिज़्ज़ाज खाने, 2-2 शवारमास खाने। और ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसे फेज में आप होते हो कि आपको बहुत सारी क्रेविंग्स हो रही होती हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें खाने को दिल कर रहा होता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना। और सबसे बड़ी मसला है, कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल हो जाता है जब आपको रिजल्ट्स नजर आ रहे होते हैं। 1 महीने की मेहनत होती है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं तो ही चीजें आगे चलती हैं। जब 1 महीना आप डाइट कर लो, 1 महीने बाद आपको रिजल्ट्स अच्छे शो होते हैं। सबसे पहले एक चीज होती है एक्टिवनेस आना। आप एक्टिव होते हो तो आपको फील होता है कि मैं एक्टिव हो रहा हूँ, मैं एक्टिव हो रही हूँ, तो मुझे इस पर काम करना है, तो हम इस पर और काम करते हैं। और सबसे पहली चीज होती है क्रेविंग्स को कंट्रोल करना। मेरा तो यही तरीका है कि वाटर इनटेक आप अपना ज्यादा रखो। लेकिन खास तौर पे अगर बात की जाए तो जब वेट बढ़ा होता है बंदे का, वो बढ़ता खास तौर पे जंक फूड की वजह से। अब जंक फूड आप जब ज्यादा खाते हैं तो टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब वो टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं कि आपको मजबूर करते हैं कि वो खाना अगर सामने से गुजर रहा है तो उस पर झपट पड़ो और किसी ना किसी तरह, किसी भी कीमत पे उसे चख लिया जाए, उसे खा लिया जाए, उससे पेट भर के खाना खा लिया जाए। लेकिन उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपकी विल पावर बहुत अहम होती है। विल पावर भी अहम होती है और उसके साथ साथ ये होता है कि आप खाएं, आपको खाने से कोई मना नहीं कर रहा, आपने खाना है, लेकिन उसका तरीका ये है कि आप खाना खाने लगे उससे पहले 2-3 ग्लास पानी पी लें 5-10 मिनट पहले। उससे ये होता है कि आपका स्टमक वाटर इनटेक की वजह से ही फुलफिल हो जाता है। उसके बाद आपने जो भी खाना आप टेस्ट कर लें,
पोर्शन कंट्रोल होता है हर चीज़ के लिए। अगर आप कढ़ाई और नान खाना चाह रहे हैं तो आप एक बड़ा अमाउंट जो अपनी सैलेड की ऐड करें, और इसके साथ साथ जो है वो योगर्ट ऐड कर लें, और बाकी जो है आप हाफ चपाती ले लें। अच्छा, समटाइम ऐसे भी होता है ना कि खाली पेट पानी भी नहीं पिया जाता, खाली पेट पानी भी नहीं पिया जाता। उसको किस बिल्कुल तरह से फिर उसको यही है कि अगर आपको लग रहा है कि आप इतनी वो आपकी बॉडी को आदत नहीं है या आप नहीं कर सक रहे हो कुछ भी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता लेके जाओ ना। जरूरी तो नहीं है कि आप वेट लॉस की डाइट पे आए हो तो आप दूसरे दिन सब कुछ खाना बंद कर दो। एक टाइम पीरियड होता है, आप आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आते हो, आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप 2 बर्गर्स खा रहे हो तो आप उसको 1 बर्गर कर दो। आपको आदत होगी 1 बर्गर खाने की तो आप उसको हाफ कर दो। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं कि मैं एक्टिव हो रहा हूँ, मैं फिट हो रहा हूँ, तो उसके बाद आप खुद ब खुद चीजें छोड़ देते हो। अच्छा, वैसे ये खाना भी, जंक फूड भी एक नशे की तरह है, बंदा इस बिल्कुल। पे लग जाए ना तो हटता नहीं है जल्दी। तो ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक तैयबा लेंगे, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले तैयबा के साथ गुफ्तगू जो है वो जारी थी। तो तैयबा, ये नशे के हवाले से बात की जा रही थी कि खाना भी एक किस्म का नशा है, और जब बात की जाती है जंक फूड पे तो ऐसे टेस्ट बड्स आपके अंदर डेवलप हो चुके हैं कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेते वो। और बहुत सारे लोगों की मूड स्विंग्स भी इस पर डिपेंड करती हैं। अगर वो खाना नहीं खाता, जंक फूड नहीं खाते, तो उनका रोने को दिल करता है और लड़ने को दिल करता है, और जैसे ही जंक फूड खा लेते हैं, पिज्जा या बर्गर खा लेते हैं, और मूड खुशगवार हो जाता है, हंस हंस के बातें करते हैं। इसके पीछे क्या राज है? बिल्कुल इसी तरह ही है। आपको इतनी आदत हो गई होती है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा एक माइंडसेट है। हमने आपको अपने आप को मेंटली तौर पे इतना फिक्स कर दिया हुआ है कि अगर हम खाना खाएंगे, हम बाहर जाएंगे, हम आउटिंग के लिए जाएंगे। अब 2 चीजें हैं। अब जिस तरह मैं हूं तो मुझे लगता है कि मैं मेंटली फ्रेश होती हूँ जब मैं वर्कआउट करती हूँ। अब इसी तरीके से है कि कुछ लोग हैं वो इस तरीके से मेंटली फ्रेश हो जाते हैं, वो खाना खाते हैं। ये आपका माइंडसेट है कि आपने अपने आप को किस तरह सेट करना है। अगर आप हेल्दी रहना चाह रहे हैं, फिटनेस की तरफ रहना चाह रहे हैं, वॉक पे चले जाएं, आप अपना जो है कुछ हेल्दी बना के खा लें। हर चीज आजकल तो आपको शुगर फ्री मिल जाती है। पास्ताज हैं वो आपको होल व्हीट मिल जाते हैं। आपने बाहर जाना है, आप खाएं, खाने से कोई मना नहीं कर रहा। आप होल व्हीट पास्ता ले लें, आप ब्राउन सैंडविचेस ले लें, आप सैलेड्स ले लें। आजकल तो स्मार्टली जरा चूज करें अपने खाने को, ये बात है। अपना जो खाने का पैटर्न है, जरूर जाएं बाहर आउटिंग पे जाएं, आप हर चीज करें अपना, लेकिन अपने खाने के पैटर्न को इस तरीके से सेट कर लें कि आप अपने मेंटली तौर पे भी रिलैक्स हो, आप हैप्पी भी रहे, आपको ये भी हो कि आपने एक मील ले लिया, आपकी आउटिंग भी होगी, हर चीज, लेकिन वो आपकी हेल्थ को मत खराब होने दे, आपकी डाइट को मत डिस्टर्ब होने दे। डाइट अपनी ठीक रखनी चाहिए। डाइट ठीक रखनी और अगर आपकी डाइट ठीक है तो ना सिर्फ आप वेट लॉस करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो दूसरे प्रॉब्लम्स ट्रिगर होते हैं बॉडी के अंदर, उनको भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। बेसिक वजह ये होती है कि शुरू से ही हमें चीजों का बताया नहीं गया होता कि हेल्दी क्या है। मेरा मानना ये है कि अभी जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि मदर्स बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दे रही होती हैं, नगेट्स दे दिए फ्राई करके, या फिर वो फ्राइज दे दिए, नूडल्स दे दिए। अब जब उनकी लंच ब्रेक होती है तब तक उन चीजों का क्या हाल हो गया होता है। एक तो वो ठंडी हो गई होती है, ऑलरेडी प्रोसेस्ड फूड होता है। एग्जैक्टली। अब ये है कि हम उसके अल्टरनेटिव देखें ना कि हम बच्चे को क्या दे सकते हैं। आप चपाती दे दो, उसके अंदर शामी कबाब लगा के दे दो, आप वैसे ही कुछ वो बना के कुछ भुजिया टाइप वो लगा के दे दो। हेल्दी ऑप्शन है, वहां पे डिपेंड करता है। जब बच्चे को पता होगा कि एक चीज हेल्दी है और अनहेल्दी है तो वो क्यों खाएगा बड़ा होके। जब उसको बना दिए जाएं, उसमें कोई नट्स वगैरह डाल दिए जाएं, साथ में चिकन का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इससे पूरी हो जाती है और बच्चे की नशोनुमा। इसी तरह है ना कि आपने सिर्फ माइंडसेट करना है। एक बच्चा है, उसको शुरू से बताया जा रहा है कि आपके लिए कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं है, आप उसकी जगह लेमनेड ले लो या नींबू पानी ले लो, ठीक है। अब उसको पता होगा डे फर्स्ट से कि कोक अच्छी चीज नहीं है, मैंने लेमनेड ही लेना है, तो वो क्यों लेगा बड़े होके। उसका एक माइंडसेट होगा ना, एक सर्कल चल रहा होगा कि मैंने हेल्दी ही खाना है। तो ये सिर्फ आपका माइंडसेट की गेम है, और ये कुछ आपका स्पेशली मैं कहती हूँ पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत ज्यादा होता है कि ये स्पेशली मदर्स हमारी आ जाती हैं। मदर्स बिल्कुल इस चीज का ख्याल नहीं रखती। मेड्स हैं वो लंच बॉक्स बना के बच्चों को दे रही हैं, और अगर मदर्स भी दे रही हैं तो यही है कि नूडल्स ऊपर रख दूंगी, बन रहे होंगे और वो मैं डाल दूंगी। थोड़ी सी मेहनत होती है। अगर आप बच्चों को डे फर्स्ट से बताओ कि आपके लिए क्या हेल्दी और क्या अनहेल्दी है, और जब वो चीजों को लेके चल रहे होंगे इसी तरीके से, तो वो यकीनन फिट रहेंगे और वो खाएंगे ही हेल्दी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नामिदा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मजीद गुफ्तगू करते हैं।
मेडिकल साइंस के अंदर क्या स्कोप है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का, और किस तरह से न्यू ड्रग्स ये बनाते हैं जो कि हमारे माशरे के अंदर जितनी भी मेडिसिन वगैरह हैं वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है उनमें, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी जो मेडिसिन है वो बनती कैसे हैं। ठीक है, हमारी जो मेडिसिन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनती हैं। देन हमारे पास आता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। देन हम उसको करते हैं आइसोलेट। फिर जब हम आइसोलेट कर लेते हैं तो जो हमारे पास टैबलेट, हम उसको फिर टैबलेट्स में, अपना इंजेक्शन में और सिरप्स में चेंज कर देते हैं, और फिर सारे के सारे जो हमारे पास पेशेंट्स हैं उनके पास जाते हैं। देन हम देखते हैं कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ है। तो आप समझें कि अगर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं अपनी इंडस्ट्री भी स्टार्ट कर सकती हूँ, किसी बड़ी इंडस्ट्री में भी जा सकती हूँ। तो लाइक अगर मेरे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं पुराने, तो हम उसको मैन्युफैक्चर करके एक नई मेडिसिन बना सकते हैं, या पुराने जो सी मेडिसिन हैं उन्हें कोई मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। रिसर्च बेस्ड चीजें होती हैं, और रिसर्च जो है इस चीज के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप कोई एंटीबायोटिक रेडी कर रहे हैं तो उनका आपने इफेक्ट भी चेक करना होता है कि कौन से बैक्टीरिया पे इसका इफेक्ट आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा, और इसके साथ साथ आपने ये भी देखना होता है कि माशरे के अंदर ये बैक्टीरिया लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है इंडस्ट्री लेवल पे। अगर तो ये नुकसान पहुंचा रहा है तो हम इसको कहेंगे पैथोजन, अगर हमें फायदा दे रहा है तो ये एंटीबायोटिक्स है हमारे लिए। ठीक है जी, हमारे साथ तैयबा भी मौजूद है, मजीद गुफ्तगू तैयबा के साथ करते हैं। तैयबा, मोस्टली जब बहुत ज्यादा वेट लॉस करके कोई औरत या मर्द आता है फिटनेस की तरफ, तो ये देखने में आता है कि मांस जो होता है उसके अपर लेयर ऑफ डर्म होती है, उसकी जो अपर डर्म होती है वो काफी ढलक जाती है, और पेट ढलक जाता है, इनर थाइज ढलक जाती हैं, स्ट्रेच मार्क्स बहुत पड़ जाते हैं पेट के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, जहां जहां से भी फैट कम होता है। तो आप क्या कहेंगे, जब 130 kg से इतना फैट था आपके ऊपर, और जब आप रिड्यूस इतना किया तो स्ट्रेच मार्क्स बॉडी पे आए होंगे, या फिर जो मांस है वो काफी ढलक गया होगा, उसे मोस्टली ऑपरेट के साथ ठीक किया जाता है, आपने कैसे मैनेज किया? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन ये एक हमारे कॉन्सेप्ट है जो हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है 80% डाइट और 20% वर्कआउट। वो इसीलिए दिया गया है कि जब आप अपना वेट रिड्यूस कर रहे हैं डाइट के थ्रू, तो आप अपनी स्ट्रेचिंग करें, प्लैंक्स करें, स्क्वाट्स करें, इन सारी स्ट्रेचिंग से आपको बहुत फर्क पड़ता है। आप जब अपना वेट रिड्यूस कर रहे होंगे उसके साथ साथ अपनी 20% वर्कआउट ऐड कर लेंगे, जैसा मैं 5 days करती हूँ इन अ वीक, तो वो अब ये है कि स्ट्रेचिंग के साथ साथ ठीक हो जाता है आपका। अभी जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, आप एक बैलून की एग्जांपल ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं, उसको छोड़ते हैं तो वो एक चीज हो जाती है। ये बिल्कुल वही एक एग्जांपल है हमारे पास। यानी आप जब वेट लिफ्टिंग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, आपका जो मांस ढलक रहा होता है वो जरा स्ट्रेच हो जाता है। और फिर डाइट्स पे भी डिपेंड करता है ना, जब आपने अपना वेट रिड्यूस कर लिया तो आप डाइट पे हाई प्रोटीन डाइट पे आ जाए, अपनी प्रोटीन हाई कर लें, उससे ये होगा कि आपकी बॉडी थोड़ी सी मस्कुलर हो जाएगी, और इसके साथ साथ जब आप अपना वर्कआउट करेंगे तो जो आपके स्ट्रेचेस होंगे, जो आपकी वो बॉडी लटकी होगी, सबसे ज्यादा हमारा लोअर बेली होता है, इनर थाई होता है, ट्राइसेप होता है, इन चीजों का फैट होता है, थोड़ा टाइम के साथ जाता है लेकिन चला जाता है। जिस तरीके से मुझे इस चीज को, जो ये पार्ट्स रह गए थे काम करने पे, इसके लिए ऑलमोस्ट 6 months लगे थे, लेकिन इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। एट द एंड आप पतले तो हो जाते हो, और ये वो पार्ट्स होते हैं जिसके साथ आप स्ट्रेचिंग कर लो और अगर आप अच्छे से वर्कआउट कर लो तो ये चले जाते हैं, जरूरी नहीं है सर्जरी। अच्छा, मोस्टली जब आप डाइट स्टार्ट करते हैं तो वीकनेस बड़ी फील करता है बंदा, जी उसको किस तरह से हैंडल करती है? वीकनेस तब होती है जब हम अच्छे से डाइट नहीं लेते। हमने डाइट का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है फाके करना। फाके करने का, डाइट का मतलब फाके करना नहीं है। अब मैं अपने डाइट प्लान में हमेशा 6 मील्स रखती हूँ, आप अपने 3 मेजर मील्स रखो, ब्रेकफास्ट, लंच, अच्छा, डिनर। 6 मील्स के साथ साथ ये भी जरा गाइड कर दें कि उन मील्स में होता क्या क्या है, लोग ये ना हो 3 की बजाय 6 कर दें लेकिन खाना उससे डबल हो जाए जितना वो खा रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको खाना चाहिए, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद खाओ। अपना ब्रेकफास्ट में आप ओट्स ले लो, दलिया ऐड कर लो, बॉयल एग्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपसे कुछ लोग कहते हैं हमसे उबले अंडे नहीं खाए जाते, तो जरूरी नहीं है आप वो खाएं, आप देसी घी में अंडा बना लें अपने लिए, वेजिटेबल्स ऐड कर लें, डिफरेंट ऑप्शंस में आ जाए ना। वही बात है कि हम एक ही ऑप्शन करते रहते हैं, एक ही डाइट करते रहते हैं, फिर हमारा एक होता है वेट स्टक हो गया, दूसरा ऑप्शन होता है कि हमसे यही डाइट नहीं हो रही, आप डाइट चेंज करवा दें। आफ्टर 1 month और 2 months अपनी डाइट को जरूर चेंज करें ताकि आप वो डाइट करते हुए अपनी बोर मत हो। पहली चीज आपका ब्रेकफास्ट हो गया, उसमें आपने ओट्स ऐड करने हैं, आपने बॉयल एग ऐड कर लें। अगर आपको लग रहा है कि आप 130 kg से जा रहे हैं नीचे और आपने अभी डाइट स्टार्ट की है और आपको आदत है पराठे खाने की, तो आप आधा पराठा भी लें,
कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करना है खुद को। अगर आप 2 पराठे खा रहे हैं तो आप 1 महीने के लिए उसको 1 पराठा कर दें, उसके बाद आप उसको आधे पराठे पे ले आए। जरूरी नहीं है कि आप अपना आप फाकों पे ले आओ और फिर हम कहते हैं वीकनेस हो रही है, सर में दर्द हो रही है, चला नहीं जा रहा, हम नीचे गिर रहे हैं। तो ये 6 मील्स देने की बेसिकली वजह ये होती है। हमारे मुआशरे में ये भी है ना कि रिजल्ट्स बड़े जल्दी देखना चाहते हैं, वो कहते हैं चुटकी बजाएं और अगले ही दिन पतले हो जाएं। तो आपके पास बहुत सारे गेस्ट भी ऐसे आते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे यही बात कह रहे होते हैं कि प्लीज एक काम करें कि मंथ में मेरा 10 kg गिरा दें, 15 kg गिरा दें। स्पेशली यंग गर्ल्स जिनकी शादियां होने वाली होती हैं, 4 महीने बाद मेरी शादी है और मुझे 40 किलो कम करना है। आई वाज टोटली शॉक्ड कि लेकिन हमें एग्जैक्टली मेरे साथ अभी रिसेंटली ये केस हुआ है रोड टू फिटनेस पे ही कि वो बंदी मेरे पास आई है और मुझे कह रही है कि मुझे 40 किलो कम करना है तो 4 महीने में। लेकिन हम ये चीजें नहीं सोचते कि आपकी मैरिड लाइफ के बाद जब आपने कंसीव करना होता है या आप उन चीजों की तरफ जाते हो तो ये रिजल्ट हमें तब देखने को मिलते हैं और फिर पहले से भी ज्यादा बंदा मोटा हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। एग्जैक्टली इसी बात को, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। तैयबा हमारे साथ मौजूद हैं और रोड टू फिटनेस के हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं इनके साथ किस तरह से क्या क्या मुश्किलात पेश आई। तैयबा, जब 130 kg से आप नीचे आना शुरू हुई, मुश्किलात क्या क्या पेश आई आपको? घर की तरफ से लोग देख के कहते तो होंगे एक बार कि यार बड़ा अच्छा वेट रिड्यूस कर रही है, ठीक तरीके पे जा रही है, लेकिन आपको इंटरनली तौर पे कहते हैं बंदा एक बार पूरी तरह टूट के संवरता है दोबारा। तो आपको क्या क्या मुश्किलात है? बहुत ज्यादा ही आपको मुश्किल होती है, जाहिर बात है। 130 kg आपका वेट और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और मेरे साथ ये होता था कि मैं एक्सरसाइज कर रही होती थी और मैं एक्सरसाइज करते करते नीचे लेट जाती थी और लिटरली मेरे आंसू गिर रहे होते थे कि अल्लाह जी अब बस करते हैं मेरे से। जब मैं 90s में पहुंची, अब मेरी बस हो गई है और अब मुझे जो है ना मेरे से अब इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन वही ही बात है कि आपको मोटिवेशन, मैं बहुत डीमोटिवेट भी होती थी, बीच में छोड़ भी देती थी, 2 दिन मैंने कुछ नहीं करना। लेकिन फिर ये होता है जब आपको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं ना, जब 2 दिन 3 दिन जंक फूड खा के और देखती थी डिफरेंस कि मेरे अंदर वो एक्टिवनेस ही नहीं है और मैं कुछ कर ही नहीं सक रही हूँ, तो वो फिर आपके अंदर खुद एक मोटिवेशन आ रही होती है। और बहुत सारी चीजें होती हैं लोगों के, बहुत सारी, एक तरफ से लोग कह रहे होते हैं जब 130 पे हो तो लोगों को बातें करने के मौके मिलते हैं, और जब नहीं हो तो उस टाइम पे आप डाइट कर रहे हो तो लोग कहेंगे तुम्हें क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही बड़ी क्यूट हो और तुम तो वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हो, बेशक आप जो मर्जी लगते हो। और पता नहीं, मतलब मुझे आज तक लोगों का ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि आप क्यों कहते हैं कि कोई कुछ कर रहे है तो उसको मोटिवेट करो कि मोटिवेट करना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं उनको एक ही चीज कहती हूँ कि मैं तुम लोग को मोटिवेशन दे सकती हूँ। और आप, मोटिवेशन वो चीज है कि अगर आपने मोटिवेट कर दिया किसी को 20% भी, तो वो कोई काम नहीं भी करना चाह रहा वो करेगा, उसको नजर आएगा। ये भी तो होता है ना कि आपने रास्ता दिखा देना होता है, चलना तो उस शख्स ने होता है जिसने रिजल्ट्स लेने। अब मैं डाइट प्लान्स दे सकती हूँ ना, मैं डाइट प्लान्स दे सकती हूँ, मैं मोटिवेशन दे सकती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ घंटा घंटा फोन पे बात करती हूँ। लिटरली अक्सर लड़कियां होती हैं, अभी मैंने एक रिव्यू रोड टू फिटनेस पे पोस्ट किया था, उस बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा था और शी वॉज लिटरली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी के तैयबा मैं क्या करूँ, और एक कोई रिश्ता था उसने रिजेक्ट कर दिया। वो बड़ी डिसहार्ट ना कि मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा और अब मैं क्या करूं। और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि कर लोगी, आहिस्ता आहिस्ता होगा, कोई बात नहीं, शादी लेट हो जाएगी। और सबसे पहले जब उसकी बात पक्की हुई और जो रिश्ता उसको रिजेक्ट करके गया था दोबारा उसके लिए आया, तो उसने ये बात सबसे पहले मुझे कॉल की और मुझे बताया कि मेरे साथ ये हुआ है और मेरी बात, मेरे लिए वो रिश्ता आया था, मैंने अब रिजेक्ट कर दिया। तो हमारे सोसाइटी में सबसे पहली चीज है मोटिवेशन। अगर आपको कोई नहीं पसंद आ रहा, आप उसको मोटिवेशन नहीं दे सकते, उसको डीमोटिवेट मत करें, बिल्कुल ना, आप चुप करके साइड पे हो जाएं। और पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई कुछ कर रहा है ना, अब मैं इस स्टेज पे पहुंच गई हूँ तो मुझे लोग कहते हैं तुमने इतना सा मुंह निकाल लिया है, तुम बस कर दो, और अब कितना करना है, अब तुम परफेक्ट हो, जो कर रहा है उसको करने दो, उसको पता है। जो 130 kg से 50s में आया है, दे नो कि उस लोगों ने क्या करना है। तो एक चीज है कि आप दूसरों को मोटिवेट करो, डीमोटिवेट मत करो। ये जो आपके कमेंट्स हैं कि तुम अच्छी हो, तुम अच्छी नहीं हो, या तुम
पहले ठीक थी, अब तुमने अपने आप का क्या हाल कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कहूंगी जो वेट लॉस जर्नी पे होते हैं या वेट गेन जर्नी पे होते हैं, मस्कुलर बॉडी कर रहे होते हैं, लोगों की सुनना छोड़ दें। लोग स्पेशली जो लोग आपको ये कमेंट्स दे रहे हैं ना कि आप अच्छे नहीं लग रहे या आप में ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हें ये बॉडी सूट नहीं की, तो छोड़ दें। आपकी मर्जी है, आपने क्या करना है, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल, मतलब आपने भी बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन बिल्कुल, ऐसे ही वो है। सुनी अनसुनी कर दी, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है। आप जिस मंजिल की तरफ जाना चाह रही थी उसकी तरफ बढ़ रही थी बिल्कुल ऐसे और ही है। बढ़ती चली गई। अच्छा, एक साल में आपने तकरीबन 70 केजी वेट लूज किया, बिल्कुल। तो उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स भी तो बॉडी के ऊपर होते हैं? आफ्टर इफेक्ट्स बिल्कुल आते हैं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स तब आते हैं जब आप एकदम डाइट कर रहे होते हो और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मैं ये आपको 1 ईयर वो बता रही हूँ जो मैंने डाइट की। अभी इसमें मैंने इसी के अंदर मतलब आपका 1 मंथ का ब्रेक भी लिया है ना मैंने बीच में। तो जब आप चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हो, 6 मील्स ले रहे होते हो, साथ में आपके विटामिन आप अपना सोर्स इतना रखो और इस तरीके से अपनी फूड लो कि आपको आफ्टर इफेक्ट्स हो ही ना। जरूरी तो नहीं है, बस हमारा मसला पता है क्या है कि अगर किसी बंदे ने 10 kg रिड्यूस करना है तो वो कहेगा 20 दिनों के अंदर 10 किलो मैं गिरा लूं। अब डाइट्स हमारे पास इतनी आ गई है, फ्लूइड डाइट आ गई है, बनाना डाइट आ गई है, सूप डाइट जो है हमारी, लिक्विड डाइट्स है, मतलब डिफरेंट डाइट्स हम लोग को दे दी गई है। उससे वेट जरूर गिरता है, लेकिन उन डाइट से वीकनेस होती है जब आप एक अपना अच्छा कैलोरी काउंट निकालोगे, अपनी कैलकुलेशंस करोगे कि आपका वाटर इनटेक क्या होना चाहिए, आपका डेली कैलोरिक इनटेक क्या है, आपने उन कैलोरीज में रहते हुए अपनी फूड को पूरा करना है, तो यकीनन आपको ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होगी। मेरी रिक्वेस्ट मेरे क्लाइंट से और मेरी इवन देन इस शो पे भी जो भी देख रहे हैं, यही मेनली रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग डाइट कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली करें, फाकों पे मत उतरें। और ये जो हमारी एग डाइट है, यकीनन रिजल्ट्स मिलते हैं और आपको दिनों में मिलते हैं। और एग्स में तो आपको 3.5 या 4.5 ग्राम प्रोटीन एक एग से, एक एग वाइट से मिल जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अपने मील के अंदर, अपने ब्रेकफास्ट के अंदर उनको अगर आप ऐड करते हैं तो हेल्दी डे। लेकिन मसला ये है कि हम सिर्फ इन चीजों पे आ गए ना। अब एक बनाना डाइट है, बनाना डाइट में होता है कि आपने खाना ही बनाना है पूरा दिन। एग डाइट है तो आपने खाना ही पूरा दिन एग्स हैं, इसके साथ आप कुछ भी नहीं ले सकते। तो ये चीज डेफिशिएंसी है ना, आपको कार्ब नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ प्रोटीन सोर्स लेके आप क्या कर सकते हैं? आपको हर चीज चाहिए होती है, आपको प्रॉपर कार्ब्स चाहिए होते हैं, गुड फैट्स चाहिए होते हैं, आपको प्रोटीन चाहिए होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ये तमाम चीजें जब अब मिलती हैं देन जाके आपकी बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं। अगर आप ये चीजों का इंटेक लेते रहते हैं इन्हीं चीजों के हिसाब से कि आपने कार्ब्स भी ले लिए हैं, प्रोटीन्स भी ले लिए हैं, आपने फैट्स का कंटेंट भी रखना है। ऐसा नहीं है कि फैट को आप बिल्कुल ही खत्म कर दें, फैट का भी कंटेंट थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो अगर आप ये चीज कर रहे हैं बीच में तो आपको वीकनेस कभी भी नहीं होगी। मैं मतलब आप सबके सामने हूँ, हर चीज चल रही होती है, हर काम को देखना होता है, सुबह उठना है 6 बजे और रात 12 बजे तक चलना है, उसमें वर्कआउट भी करना है, उसी में डाइट भी करनी है। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि डाइट बेहतर है ना, 6 मील्स ले रही हूँ, आप अपने बैग्स में, कोई इसमें बुराई नहीं है अगर आप अपना लंच बॉक्स बना के अपने बैग में रख लें। बहुत सारा मेरी वेट लॉस जर्नी के टाइम पीरियड में ऐसा टाइम था कि मैं अपना लंच बॉक्स बना के यूनिवर्सिटी लेके जाती थी। इवन यूनिवर्सिटी के अलावा अभी भी मैं अगर हॉस्पिटल पे हूँ, जॉब पे हूँ, कहीं पे भी हूँ, तो मैं अपना लंच बॉक्स बना के बैग में रखती हूँ अगर मैं डाइट पे हूँ। आपने अपना ख्याल रखना है, आपने जो करना है अपने लिए करना है। आप रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, कोई कुछ और खा रहा है, आप स्टेक खा लो, लेकिन आप कुछ ग्रिल्ड खा लो, आप इस तरह के ऑप्शंस रखो ना अपनी लाइफ में, तो आपको बिल्कुल कोई वीकनेस नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि आप फाके करो, वीकनेस तब अच्छा, होती है। समटाइम ऐसे हुआ है कि आप एक साल पहले किसी से मिली हूँ जब 130 केजी आपका वेट था और उसके बाद एक साल बाद उसे मिले हो तो वो देख के एकदम हैरान हो गया हो कि यार क्या किया इसने? बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो आपको कॉलेज टाइम पीरियड के बाद आपको लोगों के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाता है, कुछ टाइम जो हमारे 4-5 मंथ्स की ब्रेक आती है बीच में एक। तो जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो मुझे मेरी स्कूल फेलोज मिली कुछ, और जिनका मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। तो उन्होंने जब मुझे देखा, कोई मुझे पहचानता ही नहीं था, मुझे जाके बताना पड़ता था कि मैं वो तैयबा ही हूँ, मैं वो तैयबा हूँ, मुझे कोई नहीं पहचानता था। और अभी भी अक्सर ये होता है कि मुझे कोई फेलो या कोई कोलीग या कोई पुराने ऐसे क्लास फेलोज नजर आ गए हैं तो मुझे उनको जाके बताना पड़ता है कि मैं तैयबा हूँ। अच्छा, वो शौक तो हो जाते होंगे? बहुत ज्यादा। एक दफा आई वाज ऑन लाइक एमएम आलम रोड और मुझे मेरी एक दोस्त नजर आई, तो मैंने उसको जाके मिली तो कहती कौन? मैंने कहा मैं तैयबा ना। तो कहती कौन तैयबा? मैंने कहा मैं तैयबा अवान, जो हम लोग स्कूल में इकट्ठे पढ़े थे। तो शी वाज टोटली शॉक्ड कि तैयबा तुम, मतलब ये कैसे किया? अभी रिसेंटली बात है।
और वो बिल्कुल, और उसने जो वेट अपना गेन किया हुआ था, इतनी इंस्पिरेशन उसको मिली और कहती बस मैंने भी जो ये किया, मैंने 7-8 किलो गेन, मैंने इसको कम करना। तो बस वो यही होता है कि बहुत सारे लोग शॉक्ड होते हैं। मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मुझे कहते हैं कि इंस्पिरेशन हो, लोगों को मेरा बताते हैं कि हमारी फैमिली में एक ऐसी बंदी है जो मेडिकल से है और उसने अपने ऊपर सबसे पहली चीज़ होती है कि आप एक फील्ड में हो और मैंने चीज़ों को सीखा। मतलब ये चीज़ थी कि मैंने अब जिस तरह मैं डाइट प्लान बनाती हूँ, मेरा डाइट प्लान इस तरह बनता है कि मैंने चीज़ों को डिफरेंट पढ़ा। अपनी 5 साल की डिग्री तो मेरी एक साइड पे है ये डाइटिशियन की, इसके अलावा आपको चीज़ों को पढ़ना चाहिए। आप एक डाइट कर रहे हो, जिस तरह कुछ लोग हैं जिनको 80% डाइट और 20% वर्कआउट का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनके जहन में यही होता है कि हम जिम चले जाएंगे, हम जो है जिम करके हमने जो खाया हम उसको बंद कर लेंगे, हम पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है और उसके बाद और आप पढ़ो चीज़ों को। आपको आजकल हर तरह का आर्टिकल मिल जाता है, आपको गूगल से हर चीज़ें मिल जाती हैं। मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई मेडिसिन भी यूज करने लगे हैं ना, तो आप उसको गूगल कर लें कि क्या वो आपकी डिजीज के अकॉर्डिंगली है। आप अपना कैलोरी काउंट खुद निकालें, आपको जरूरी नहीं है कि आप हाथ से बैठ के कैलकुलेशंस करें। आपको हर तो चीज का इल्म होना चाहिए ना आपको। बिल्कुल। और अगर आप इल्म नहीं लेंगे तो वो मेरा ख्याल है फिर अंधे की तरह ही आप चलते ऐसे चले ही है, जाएंगे। हम बिलीव पे आप यकीन करें, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो मुझे कह रहे होते हैं कि तैयबा हम लोगों ने 1.5-2 लाख लगा दिया हुआ डाइटिशियंस पे और वो स्टक है उस जगह पे, या तो वो सिर्फ फाइबर दे रहे हैं। अब आप खुद सोचें, एक बंदे को मिल ही सिर्फ फाइबर है, वो हर टाइम फुलफिल है और उसके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा, ना वो कार्ब्स ले रहा है ना वो अच्छा, फैट ले रहा आजकल है। एक और चीज देखने में आती है कि फाइबर दे दिया जाता है। बिल्कुल। वो कहते हैं जो मर्जी खाएं आप, चाहे ऑयली चीजें खाएं, कुछ भी खाएं, वो फाइबर जो खा रहे होते हैं वो फाइबर हर आपको चीज फुलफिल कर देता है ना, आपका स्टमक इतना भर जाता है कि आप कितनी चीज खा लोगे। जब आपने फाइबर लिया हुआ है, आपको इतना ऑलरेडी अपना आप हैवी लग रहा है, फील कर रहे हो, आप कितना खा लोगे? 2 दमाले रोटी के ले लोगे या 2-3 चम्मच आप चावल के खा लोगे, इससे ज्यादा आप खा ही नहीं सकते हो। आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, स्टमक को वो टक कराना, अपना स्टमक लोग छोटा करवा देते हैं। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट से देखें कि मेरे सामने एक एग्जांपल है, बंदी उसने अपना स्टमक कट कराया और यकीनन उसने वेट रिड्यूस किया बहुत, 140 से वो आई है तकरीबन 80s में। लेकिन एक बात है कि हम ये चीज़ नहीं सोचते कि उसके बाद क्या होता है कि आपकी फूड कम हो जाती है, आपका उससे वेट नहीं रिड्यूस होता। जब आप अपना ऑपरेट करा लेते हैं, आपका स्टमक छोटा हो जाता है, आप ज़्यादा खा ही नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन लड़कियों के लिए मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कि उनको क्या ये चीज़ नहीं पता कि जब उन्होंने आने वाले टाइम में मैरिड लाइफ के बाद एक बेबी कंसीव करना है तो उनको क्या फूड चाहिए। आप तो उस टाइम पे सब कह रहे होते हैं डॉक्टर्स फ्रूट्स खाएं, फ्रेश जूस पिएं, सैलेड्स खाएं, नट्स खाएं, तो उस टाइम पे जब आपका स्टमक का वो साइज इतनी इंटेक अगर नहीं होगी तो वो तो फिर प्रॉब्लम तो काज वो बेबी करेगी। आपका हेल्दी नहीं होगा ना। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता ही नहीं है। हम हमारे पास पैसा है, हम पैसा उस जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे हमें नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं तैयबा, बड़ा अच्छा सेशन रहा और बड़ी मोटिवेशन मिली है आपको देख के, और हमारी ऑडियंस भी जो देख रही होगी आपको देख के काफी मोटिवेट हो रही होगी। तो बहुत शुक्रिया आपके आज के शो में आने के लिए। अनामिका आपका भी बहुत शुक्रिया, आज के शो के अंदर आप दोनों आई और बड़े मुफीद मशवरों से हमें आगाह किया। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।